न्यायालय की पाठशाला में आपका स्वागत है साथियों। वो कहते हैं ना कि कानून समझना कठिन नहीं होता, बस तरीका मैटर करता है, और वो तरीका है न्यायालय की पाठशाला। इसमें आप बीएनएस की हर एक धारा को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आपका स्वागत है आपकी पाठशाला में। आज हम बीएनएस के सेक्शन 2 में निर्दिष्ट कंप्लीट डेफिनेशन को सरल भाषा में समझेंगे। जैसा कि सेक्शन 2 में टोटल 39 डेफिनेशन है, तो चलिए देखते हैं सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 को। इसमें बताया गया है, मान लीजिए कहीं पर एक्ट शब्द लिखा दिख जाए, वहां पर सीरीज ऑफ एक्ट भी आएगा और सिंगल एक्ट भी आएगा। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि मान लीजिए कि ए नाम के व्यक्ति ने कोई एक्ट कमिट किया। मान लेते हैं कि उसने बी के घर में चोरी की, तो ए ने यहां पर चोरी का ही एक्ट कमिट नहीं किया, इसके साथ उसने और भी एक्ट किए होंगे। जैसे कि उसने घर में हाउस ट्रेसपास किया, चोरी करने के लिए उपकरण भी खरीदे होंगे। तो क्या समझे, एक्ट में केवल सिंगल एक्ट भी आएगा और एक्ट ऑफ सीरीज भी, अर्थात एक्ट और एक्ट ऑफ सीरीज दोनों ही एक्ट की डेफिनेशन में काउंट होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सबसेक्शन 2 एनिमल, यानी कि जीव जंतु। तो इसमें बताया गया है कि एनिमल कौन होंगे, कोई भी लिविंग क्रिएचर ह्यूमन बीइंग के अलावा, अर्थात मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी एनिमल होंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन सबसेक्शन 3 है हमारी चाइल्ड, यानी कि शिशु। यहां पर चाइल्ड का मतलब है कि जो कोई भी व्यक्ति 18 ईयर्स से कम की एज का है, दैट इज चाइल्ड। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन सबसेक्शन 4 काउंटरफिट, यानी कि कूटकरण। अर्थात कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति काउंटरफिट कर रहा है या कहें कूटकरण कर रहा है। यहां पर ऐसे कृत्य को परिभाषित किया गया है जिसमें कोई व्यक्ति एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु जैसा बनाता है, और वह ऐसा इसलिए करता है ताकि वह हूबहू बनाए गए सामान का उपयोग करके किसी को धोखा दे सके। अर्थात व्यक्ति का आशय छल करना या कपट करना होता है। अब इसी के एक्सप्लेनेशन फर्स्ट को बुक में ध्यान से देखें, जिसमें कहा गया है कि नकल का हूबहू होना जरूरी नहीं, नकल ऐसे की गई हो कि किसी व्यक्ति को ठगा जा सके। अब आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन 2 को। इसमें निर्दिष्ट है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को दूसरी चीज के जैसा या उसके समान बनाता है, और यदि वह बनाई गई वस्तु इस तरह की हो कि किसी व्यक्ति को धोखा दिया जा सकता है, तो जब तक उसे गलत साबित ना किया जाए तब तक यह माना जाएगा कि उसका इरादा धोखा देने का था। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि इस डेफिनेशन में हमें समझ आया कि नकली क्या है और किस प्रकार से नकल को अपराध माना गया है। अब आगे देखते हैं सबसेक्शन 5। इसमें कोर्ट की डेफिनेशन है, तो समझेंगे कोर्ट क्या है। यहां न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश को इंगित करता है जिसे कानून द्वारा अकेले ही न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है, तथा यहां पर बॉडी ऑफ जजेज या कहें न्यायाधीश निकाय से तात्पर्य उन न्यायाधीशों के समूह को इंगित करता है जिन्हें कानून द्वारा एक समूह के रूप में जुडिशियल वर्क करने के लिए सशक्त किया गया है। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीशों का समूह जो जुडिशियल वर्क कर रहा हो, दैट इज कोर्ट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है डेथ या कहें मृत्यु। इस सबसेक्शन 6 में यहां मृत्यु शब्द के अर्थ मानव की मृत्यु से है। ध्यान रहे, बीएनएस में कहीं भी मृत्यु शब्द का प्रयोग होने पर वही इंसान की मौत को दर्शाएगा जब तक कि कोई विपरीत व्याख्या नहीं दी गई हो। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है डिसऑनेस्टली या कहें बेईमानी। सबसेक्शन 7 यहां पर बताया गया है कि कोई पर्सन किसी एक व्यक्ति को इंटेंशनली रोंगफुली गेन कराता है या किसी अन्य व्यक्ति को रोंगफुली लॉस कराता है, तो माना जाएगा ऐसा व्यक्ति बेईमानी करता है। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि किसी एक व्यक्ति को सदोष लाभ या कहें गलत फायदा पहुंचाना तथा दूसरे को सदोष हानि या कहें नुकसान पहुंचाना, वो भी इंटेंशनली, तो ये बेईमानी है। नेक्स्ट आती है आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डॉक्यूमेंट या कहें दस्तावेज। इसमें निर्दिष्ट है कि किसी भी सब्सटेंस पर या कहें किसी भी पदार्थ पर आप अक्षरों में, अंकों या चिन्हों के माध्यम से कुछ भी लिखते या वर्णित करते हो जिससे कि उसको एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, तो वो सबसेक्शन 8 के तहत डॉक्यूमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्यूमेंट किसी भी चीज पर हो सकता है, जैसे कि कपड़े, कागज या धातु पर,
और उसमें व्यक्त किया गया विषय एक अनुबंध, नक्शा या कोई अन्य जानकारी हो सकती है जिसे एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ध्यान रहे इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल है। अब बुक में इसी के एक्सप्लेनेशन फर्स्ट को ध्यान से देखें, जिसमें कहा गया है कि यह मैटर नहीं करता कि आप किस साधन के द्वारा उस विषय पर लिखा है, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपने किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों से कुछ लिखा है जिसको एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वह दस्तावेज होगा। इसी के इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखें तो समझ आता है कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को अभिव्यक्त करने वाला कोई लेख जो एविडेंस के रूप में उपयोग किया जा सके दस्तावेज है। जैसे कि निर्दिष्ट है कि चेक भी एक डॉक्यूमेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट है, मानचित्र या रेखांक डॉक्यूमेंट है, अर्थात जैसे एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सके डॉक्यूमेंट है। कोई राइटिंग में दिया गया डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन एक डॉक्यूमेंट है। उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। सबसेक्शन 9, इसमें निर्दिष्ट है कपटपूर्वक, जब कोई व्यक्ति इंटेंशनली किसी को धोखा देने का इरादा रखता है, अर्थात ध्यान रहे कपटपूर्वक कृत्य के पीछे इरादा धोखा देने का होना आवश्यक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन सबसेक्शन 10, इसमें शब्द जेंडर से तात्पर्य, यहां पर जेंडर में पुल्लिंगवाचक शब्द ही का प्रयोग यहां पर तीनों ही जेंडरों के लिए किया गया है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। ध्यान रहे ट्रांसजेंडर को नए बीएनएस में ऐड किया गया है। पहले आईपीसी में मेल फीमेल ही आते थे, किंतु ध्यान रहे यहां ट्रांसजेंडर का वही अर्थ होगा जो ट्रांसजेंडर पर्सन के प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के सेक्शन 2 के क्लोज के में निर्दिष्ट है। अब आगे देखते हैं सबसेक्शन 11 में निर्दिष्ट है गुड फेथ या कहें सद्भावना पूर्वक। कहने का तात्पर्य यह है कि उपधारा गुड फेथ शब्द को परिभाषित करती है। समझते हैं कैसे। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को बिना सोचे समझे या बिना सावधानी बरते करता है तो ऐसा कार्य गुड फेथ में नहीं माना जाएगा। इसी को विपरीत तरीके से समझें, यदि कोई कार्य उचित सतर्कता, समझ और ध्यान देकर किया जाता है और वह कार्य सद्भावना पूर्वक या कहें गुड फेथ में किया गया कार्य माना जाएगा। आगे देखते हैं सबसेक्शन 12, इसमें निर्दिष्ट गवर्नमेंट शब्द की परिभाषा से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से है। अब आगे देखें सबसेक्शन 13 में हर्बर या कहें संशय की परिभाषा निर्दिष्ट है। इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराधी को छुपाने या भागने में मदद करता है या उसको आसरा देता है, यहाँ आसरा देने में शामिल है भोजन या धन प्रदान करवाना, कपड़े, हथियार, गोला बारूद या आने जाने के साधन देना, या ऐसी कोई सहायता करना जिसे व्यक्ति गिरफ्तारी से बच सके, ऐसी सहायता प्रदान करना ही आश्रय कहलाता है। ध्यान रहे जब आसरा देने वाला व्यक्ति का पति या पत्नी ही अपराधी हो तब ये नियम लागू नहीं होता। अब आगे देखते हैं सबसेक्शन 14, इंजरी या कहें क्षति शब्द को परिभाषित करती है। यहाँ क्षति का अर्थ किसी शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को इल्लीगल रूप से पहुंचाई गई कोई भी हानि है। ध्यान रहे क्षति तभी मानी जाती है जब वो गैर कानूनी तरीके से पहुंचाई गई हो। तो नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 14, इसमें अवैध या कहें इल्लीगल शब्द को परिभाषित करता है। अवैध शब्द उन सभी कार्यों पर लागू होता है जो कोई अपराध हो या कानून द्वारा निषेध हो, यानी कि कानून द्वारा रोका गया हो, या फिर ऐसा कार्य जो सिविल कार्रवाई का आधार बनाता हो, यानी कि ऐसा कार्य जिनके लिए किसी पर मुकदमा किया जा सके। इसी में यहाँ पर लीगली बोर्न टू डू जैसे शब्द से तात्पर्य है कि यदि किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से कोई कार्य करने का आदेश दिया जाता है और वह ऐसा कार्य नहीं करता है तो उसका कार्य को नहीं करना अवैध माना जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं सबसेक्शन 16, जो न्यायाधीश शब्द को परिभाषित करता है। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि न्यायाधीश वह व्यक्ति होता है जिसे कानून द्वारा किसी भी लीगल प्रोसीडिंग या कहें कानूनी कार्रवाई में, फिर चाहे कार्रवाई सिविल हो या क्रिमिनल, उसे फाइनल जजमेंट देने का अधिकार प्राप्त होता है। किंतु ध्यान रहे जहां फाइनल जजमेंट से मतलब है कि जिसके निर्णय को अपील न होने तक
अंतिम माना जाता है। ध्यान रहे, इसमें औपचारिक न्यायाधीश ही नहीं बल्कि वह अन्य अधिकारी भी शामिल है, जिसे कि कोई मजिस्ट्रेट जो दंड देने की शक्ति रखता है, या किसी ग्राम पंचायत का सदस्य जिसे कानूनी अधिकार के साथ नागरिकों के विवाद निपटाने का अधिकार प्राप्त है। अब आगे देखते हैं सबसेक्शन 17, जो जीवन शब्द को परिभाषित करता है। यहाँ जीवन शब्द से तात्पर्य मानव जीवन से है, फिर चाहे मानव कोई भी पुरुष, महिला या कोई बच्चा हो। किंतु ध्यान रहे, यह परिभाषा तब तक लागू है जब तक कि किसी अन्य कानून या मामले में जीवन शब्द की कोई अन्य अर्थ न निकलता हो। अब आगे देखते हैं सबसेक्शन 18, लोकल लॉ या कहें स्थानीय विधि शब्द को परिभाषित करती है। यहाँ लोकल लॉ से तात्पर्य ऐसे कानून से है जो देश के किसी विशिष्ट क्षेत्र के हिस्से पर लागू होता है, अर्थात पूरे देश पर लागू नहीं होता। सरल शब्दों में समझे तो यूं समझे कि ऐसा कानून जो किसी विशेष शहर, राज्य या जिले के लिए बनाया गया है और उसका प्रभाव केवल वहीं तक सीमित होता है जहां इसे लागू किया गया है। अब नेक्स्ट है सबसेक्शन 19, जो पुरुष शब्द को दर्शाता है। यहाँ पुरुष से आशय किसी भी आयु के मानव नर पुरुष से है। अब नेक्स्ट है सबसेक्शन 20, इसमें मंथ एंड ईयर या कहीं मास या वर्ष शब्द की परिभाषा को देखते हैं। जहां कहीं पर मंथ एंड ईयर शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पर यह समझा जाएगा कि इसकी गणना ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। नेक्स्ट है सबसेक्शन 21, मूवेबल प्रॉपर्टी या कहें चल संपत्ति शब्द को परिभाषित किया है। इसमें भूमि या उससे स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तु को छोड़कर सभी प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टी शामिल है। यूं समझे चल संपत्ति ऐसी संपत्ति जो जमीन से स्थायी रूप से जुड़ी नहीं है, जैसे कि कोई वाहन, मोबाइल, टीवी, ये सब चल संपत्ति है, जबकि जमीन से जुड़ा हुआ पेड़, मकान या चल संपत्ति है। नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 22, इसमें नंबर या कहें वचन शब्द को परिभाषित किया गया है। यदि किसी शब्द का प्रयोग से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वह एक वचन है या बहुवचन, अर्थात सिंगुलर है या प्लूरल, तब एक वचन को बहुवचन और बहुवचन को एक वचन समझा जाएगा। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि यदि कानून में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसके अनुसार उसका अर्थ एक व्यक्ति भी हो सकता है और अनेक व्यक्ति भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है सबसेक्शन 23, जो ओथ या कहें शपथ शब्द को परिभाषित करता है। ऐसी शपथ जो किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा के लिए लेते हो, या न्यायालय के समक्ष लेते हो, या किसी सबूत के उद्देश्य से लेते हो, वो शपथ मानी जाएगी। अब नेक्स्ट सेक्शन है सबसेक्शन 24, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझे। इसमें बताया गया है कि ऑफेंस अर्थात अपराध क्या है। इस सबसेक्शन के फर्स्ट पैरा को ध्यान से देखें, जिसमें कहा गया है कि बीएनएस के अंदर जिसको पनिशेबल बनाया गया है केवल वही ऑफेंस होगा, अर्थात बीएनएस के हिसाब से वही अपराध है जो बीएनएस के अंदर पनिशेबल है। अब इसी उपधारा के सब क्लोज ए को ध्यान से देखें, इसमें जितने भी सेक्शन दिए गए हैं इंक्लूड चैप्टर 3, जिसमें चैप्टर 3 भी शामिल है, तो इसके अंदर जो अपराध शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है उस अपराध शब्द के अंदर केवल वह अपराध नहीं आ रहे जो बीएनएस के अंदर अपराध है, यहाँ वो अपराध भी आ रहे हैं जो किसी स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ के अंदर भी रखे हैं। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि इस सब क्लोज ए में जितने भी सेक्शंस दे रखे हैं इनके अंदर जब जब अपराध शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तब उस अपराध का मतलब केवल वह अपराध नहीं है जो बीएनएस के अंदर दे रखे हैं, ये उन अपराधों को भी कवर करता है जो किसी स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ के अंदर भी दे रखे हैं। नेक्स्ट है सबसेक्शन 25, ओमिशन या कहें लोप शब्द को परिभाषित करती है। चलिए ओमिशन को सरल शब्दों में समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को करने से चूकता है तो वह एक लोप माना जाएगा। यदि वह व्यक्ति कई बार किसी चीज को करने से चूकता है तो वो चूक एक श्रृंखला बनाती है तो भी वह लोप ही माना जाएगा। किंतु ध्यान रहे, ये धारा उन कार्यों और लोप को परिभाषित करती है जिन्हें किसी व्यक्ति द्वारा किया गया माना जाता है, भले ही वह कार्य लोप एक बार किया गया हो या कई बार की गई घटनाओं की श्रृंखला का परिणाम हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन 26,
इसमें पर्सन या कहीं व्यक्ति शब्द को परिभाषित किया गया है। यहाँ पर व्यक्ति शब्द में कोई कंपनी, एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय अर्थात बॉडी ऑफ पर्सन शामिल हैं, भले ही वे निकाय निगमित हो या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 27। इसमें पब्लिक शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें अर्थात पब्लिक शब्द में जनता का कोई भी वर्ग या समुदाय शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 28। इसमें पब्लिक सर्वेंट अर्थात लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल है जो सरकार की सेवा में हैं और अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। ये सबसेक्शन इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए बेरेक्ट को सामने रखें ताकि इसके की पॉइंट अच्छे से समझ आ सके। इसमें बताया गया है कि सेना, नौसेना, वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, प्रत्येक न्यायाधीश या न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी किसी न्यायालय या सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए हर मध्यस्थता और जूरी सदस्य, पंचायत का सदस्य सभी लोक सेवक हैं। यूँ समझे सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसे सरकार द्वारा या किसी अन्य अधिकारी या सरकारी निकाय द्वारा कोई सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का अधिकार दिया गया है वो लोक सेवक है। अर्थात जो सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं वो सभी लोक सेवक होंगे। नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 29 रीजन टू बिलीव, जिसका अर्थ होता है विश्वास करने का कारण। शब्द को परिभाषित करता है। जब कोई व्यक्ति किसी बात को विश्वास करने का कारण रखता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके पास विश्वास करने का कारण है, किंतु ध्यान रहे कि ऐसा विश्वास केवल कल्पना या अनुमान पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए ठोस और उचित आधार होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 30 स्पेशल लॉ अर्थात विशेष विधि शब्द को परिभाषित करता है। यहाँ पर स्पेशल लॉ से तात्पर्य ऐसे कानून से है जो किसी विशेष विषय या स्थिति पर लागू होता है, जैसे कि पोक्सो एक्ट, ST/SC एक्ट, ये सभी स्पेशल लॉ हैं। अब नेक्स्ट है 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी अर्थात मूल्यवान प्रतिभूति शब्द को परिभाषित करता है। यहाँ वैल्यूएबल सिक्योरिटी में ऐसे दस्तावेज शामिल हैं जो कोई कानूनी अधिकार बनाते हैं, अर्थात ऐसे दस्तावेज जो कानूनी अधिकार को स्थानांतरित करते हैं या सीमित करते हैं या फिर अधिकार को नष्ट करते हैं या समाप्त करते हैं। यूँ कहें कि ये उपधारा दस्तावेजों को वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाती है। अब नेक्स्ट है सबसेक्शन 32। इसमें जलयान शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें किसी भी चीज़ को शामिल किया जा सकता है जिसका उपयोग पानी में मनुष्य या संपत्ति का परिवहन के लिए किया जाता है, जैसे कि एक नाव या जहाज जलयान की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 33 वॉलंटरीली अर्थात स्वेच्छा शब्द को परिभाषित किया गया है। इसका मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति किसी परिणाम को कारित करने के इरादे से काम करता है तो वह कार्य स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा। अर्थात व्यक्ति का परिणाम का ज्ञान या संभावना होना तथा कार्य को करने का इरादा होना आवश्यक है, तब माना जाएगा कि कार्य स्वेच्छा से किया गया है। अब नेक्स्ट है सबसेक्शन 34 वसीयत शब्द को परिभाषित करता है। यहाँ पर वसीयत शब्द से तात्पर्य किसी भी वसीयती दस्तावेज से है जो कोई भी लिखित वसीयत डॉक्यूमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 35 वुमेन अर्थात महिला शब्द को परिभाषित करता है। यहाँ वुमेन से तात्पर्य किसी भी उम्र की मानव नारी से है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 36 रोंगफुली गेन शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि जिस किसी व्यक्ति को जो लाभ हो रहा है उस लाभ का वह वास्तव में हकदार नहीं है। सदोष लाभ को सरल शब्दों में समझे तो यूं समझे कि विधि विरुद्ध साधनों से ऐसी संपत्ति प्राप्त करना जिसका वह वैध रूप से हकदार नहीं है, तो ये रोंगफुली गेन हुआ, यानी कि सदोष लाभ हुआ। नेक्स्ट है सबसेक्शन 37 रोंगफुली लॉस अर्थात सदोष हानि शब्द को परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ होता है कि विधि विरुद्ध साधनों से ऐसी संपत्ति को खो देना जिसका वह व्यक्ति वैध रूप से हकदार था, तो ये हुआ रोंगफुली लॉस। नेक्स्ट है सबसेक्शन 38 सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना अर्थात गेनिंग रोंगफुली लॉसिंग रोंगफुल। चलिए समझते हैं इनको। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ तब प्राप्त करता है जब वह ऐसी संपत्ति को गलत तरीके से हासिल करता है और उसे गलत तरीके से अपने पास रखता है,
तो इसे ही सदोष अभिलाभ प्राप्त करना कहते हैं। अब देखते हैं सदोष हानि उठाना। कोई व्यक्ति सदोष हानि तब उठाता है जब उसे किसी संपत्ति से गलत तरीके से अलग कर दिया जाता है या उसे गलत तरीके से वंचित कर दिया जाता है, इसे ही सदोष हानि कहा जाएगा। चलिए सदोष अभिलाभ और सदोष हानि को एक उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है तो यह उस अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति को सदोष अभिलाभ हुआ तथा जिसकी वह जमीन थी उसके मालिक को सदोष हानि हुई। आशा करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 39 जो बात करता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस की। इसका कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जो शब्द यहां यूज किए गए हैं लेकिन डिफाइन नहीं किए गए, तो आप ऐसे शब्दों का अर्थ आईटी एक्ट से समझ सकते हैं या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से उन शब्दों का अर्थ समझ सकते हैं। आई होप वीडियो समझ आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सेक्शंस के साथ।